परेशान हूं मैं ए जिंदगी, तुझसे नहीं हैरान हूं मैं, निगम चुनावों के सवालों से परेशान हूं मैं। हर दिन नए सवाल, अब होंगे चुनाव, कब होंगे चुनाव। 3 साल पूरे बीत गए, चुनाव अभी तक हुए नहीं। अब उम्मीद जगी थी कि अब शायद चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि मतदाता सूची का भी 6 जनवरी को आखिरी प्रकाशन होगा और इसके बाद 7-8 तारीख को राज्य चुनाव आयोग के द्वारा तारीख घोषित कर दी जाएगी। खंभों के ऊपर जगह नहीं बची, संभावित प्रत्याशियों ने बोर्ड लगा दिए, तैयारियां हो चली और मीडिया के कैमरे भी खनकने लगे। लेकिन एक बार फिर खबर डरावने वाली आ रही है कि हो सकता है चुनाव अभी टाल दिए जाएं। और टाल दिए जाएं इसका मतलब यह नहीं कि किसी नेता ने कहा है कि चुनाव टल सकते हैं। चुनाव इसलिए टल सकते हैं कि मामला बड़ा गंभीर है, और गंभीर मामले को समझने के लिए मेरे हाथ में ये एक्ट है, आप देख सकते हैं, द हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994। इसके ऊपर बात करेंगे, और बात करने के लिए जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो हैं जाने माने समाज सेवी, फरीदाबाद के लिए लड़ाई लड़ने वाले सेव फरीदाबाद के संस्थापक पारस भारद्वाज। वही पारस भारद्वाज जो हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर के गए थे ईमानदारी से और जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 2 साल समय बीत चुका था। अब कोर्ट ने तारीख तो दे दी, लेकिन एक बार फिर मामला ईमानदारी पर अटक गया है। आज वही शख्सियत मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे समझेंगे कि ये टेक्निकल क्या है। आरोप ये भी लगते हैं कि सेव फरीदाबाद के संस्थापक पारस भारद्वाज नहीं चाहते इलेक्शन हो जाए, और वही अब इन सवालों के जवाब भी देंगे। क्या ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ईमानदारी से होंगे या नहीं होंगे, क्या पारस भारद्वाज इलेक्शन होने देना नहीं चाहते हैं, बार बार पिटीशन लेके चले जाते हैं। इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए चलता हूं आपको सीधा पारस भारद्वाज जी के साथ। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे नमस्कार जी सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ा गंभीर विषय है, आज हम एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं। कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की है जी। आप कहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा समय लेट हो चुका है, इससे जो हमारे शहर का जो विकास है वो बाधित हो रहा है जी। और आप ही हैं कि बार बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं। अब एक नया अड़ंगा आपके उससे सामने आ रहा है कि कुछ और ही कह रहे हैं। क्या है मसला, पहले आप उसे समझाइए, फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सतपाल जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम उम्मीद कर रहे थे कि जो 2025 जब 2024 में नई सरकार बनी है और जिस तरीके से चीज़ें अपना प्रारूप जिस तरीके से बन रहा था कि भाई अब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी, और फरीदाबाद शहर को खास तौर से जब 3 मंत्री मिले हैं तो इसमें विकास की जो रफ्तार है वो बड़ी तेज़ी से दौड़ेगी। लेकिन 2025 के आते ही जो अधिकारियों ने मतदाता सूची जारी करी, जो माननीय डीसी साहब ने जो ये मतदाता की सूची जारी करी, इसको देखकर हमारे होश उड़ गए कि भाई इन्होंने किस तरीके से जो है जनगणना करी है, किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया इन्होंने, और किस डेटा के आधार पर ये लोग जो है वार्डबंदी करना चाहते हैं। उसमें एक बहुत ही ग्लेरिंग फैक्ट, जो एकदम से आंखें खोल देने वाला जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने आरटीआई से इन्फॉर्मेशन पहले से ही निकलवा के रखी हुई थी हमारे कुछ साथियों ने, क्योंकि हमें था कि भाई हमने बिल्कुल पैनी नज़र रखी हुई थी, क्योंकि हम लगातार ये लड़ाई उनके साथ पिछले 3.5 सालों से लड़ रहे हैं। 2022 से ही हम लोग कोर्ट में हमारा ये मामला विचाराधीन है, और जैसा कि आपने कहा कि हमारी लड़ाई इनसे ये थी कि भाई आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में डिले ना करें, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 243U के अंदर जो हमारा संविधान है वो हमें ये बाध्य करता है, वो सरकार को बाध्य करता है कि वो जो छोटी सरकारें हैं, चाहे वो पंचायत हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, इनकी कंटिन्यूटी बनाए रखें, यानी कि हर 5 साल के बाद समय अंतराल में, सही समय अंतराल में 5 साल का समय समाप्त होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, है ना जी। तो जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हो तो इलेक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग कोर्ट में गए कि जी ये इलेक्शन डिले हो रहे हैं, वार्डबंदी के एवज में इसको डिले कराया जा रहा है, और सरकार की वार्डबंदी करने की जो पावर थी वो इलेक्शन ड्यू होने के 6 महीने पहले समाप्त हो चुकी थी। तो सरकार जो एक्ट कहता था वो ये कहता था कि चुनाव
पूरा समय पूरा होने से 6 महीने पहले वार्डबंदी हो जानी चाहिए थी। तो अगस्त लेकिन वो नहीं हुई। 2021 हाँ, अगस्त 2021 तक वार्डबंदी खत्म कर देनी चाहिए थी। तो हम कोर्ट में हमने यही याचिका दायर की कि भाई अब इनकी वार्डबंदी करने की जो पावर है वो खत्म हो चुकी है, लैप्स हो चुकी है, और अब अगर ये वार्डबंदी करते हैं तो इलेक्शन के अंदर अननेसेसरी डिले होगा। तो इस वार्डबंदी को तुरंत प्रभाव से स्थगित किया जाए और पुरानी वार्डबंदी जो भी एज पर द एक्ट है कि पुरानी वार्डबंदी पे इलेक्शन कराए जाए और जल्दी इलेक्शन कराए जाए। और उसके बाद आगे फिर आप परिसीमन करना चाहते हैं उस तो कर परिसीमन सकते को हैं। कंटिन्यू रखें। आप अगली जो आपकी योजना आएगी जब 2022 में अगर इलेक्शन होते हैं तो 2027 में आप उसको नई वार्डबंदी से करें, लेकिन अभी एज पर द रूल पुरानी वार्डबंदी से इलेक्शंस होने चाहिए। ये याचिका लेकर हम लोग गए थे। ठीक है। माननीय हाई कोर्ट ने हमारी सुनवाई भी की और उसके अंदर क्योंकि बीच में एक मैटर और आ गया था, बीसी रिजर्वेशंस का मैटर आ गया था, तो वो भी एक गंभीर मुद्दा था बीसी रिजर्वेशंस को लेकर। 5% उनको जो बीसी ए और बीसी बी के अंदर जो क्लासिफिकेशन की गई थी उसमें दर्शन सिंह जी की कमेटी बनाई गई थी। तो वो सब हमारे ही जो और साथी हैं जिनके ऑलरेडी केसेस चल रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि भाई वो मैटर प्रायोरिटी पर है तो पहले हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस की जो रूपरेखा बनेगी वो रिजर्वेशंस के बाद ही बनेगी। तो जैसे ही वो सॉर्ट आउट हुआ फिर हमारे मैटर के ऊपर सुनवाई हुई, और जब हमारे मैटर पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये तो अननेसेसरी इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है। जस्टिस संदावालिया की कोर्ट ने बड़ा सख्त ऑर्डर, जो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी आपसे, आप ही के चैनल पर चर्चा हुई थी, कि उन्होंने बड़ा एक सख्त ऑर्डर पास किया कि संविधान की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा अगर ये इलेक्शन नहीं कराते हैं अपने जो अब बचा हुआ जो टाइम है, जिसमें एफिडेविट देकर सरकार ने यही पारस जी मैं बीच में रोकूंगा, यही शायद वो उम्मीद थी जो लोगों की जग गई कि भाई अब इलेक्शन जरूर होंगे, क्योंकि कोर्ट ने अब ऐसा ऑर्डर दे दिया है। सतपाल जी देखिए, हमारे जो मंशा है, हमारे जो प्रयास हैं वो केवल एक चीज के ऊपर फोकस है कि इलेक्शंस हों, लेकिन ईमानदारी से हों। ठीक है, इलेक्शंस के अंदर कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए, इलेक्शंस जो है पारदर्शिता से होने चाहिए और सभी लोगों को अपना वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोगों को अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चुनने का फेयर मौका मिलना चाहिए। तो जो फेयर प्रैक्टिसेस है वो तो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी के अंदर भी कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है जी। तो अब जो इन्होंने मतदाता सूची जारी करी, मतदाता सूची में वार्ड नंबर 18 की तरफ मैं दर्शकों का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मतलब मैं एक बार रोकूंगा कि आप कह रहे हैं कि 6 जनवरी को जो अंतिम सूची प्रकाशित हुई है, जो कल इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के जी, जो इन्होंने कहा है जी हमारी फाइनल मतदाता सूची और इस मतदाता सूची के आधार पर वोटिंग की जाएगी। ये वोटर्स होंगे हमारे, इतने हर वार्ड में इतने नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ये वोट डालेंगे और ये वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। तो उन वोटर्स की जब मैंने संख्या का इनका मिलान किया कि भाई कितनी पॉपुलेशन है और कितने वोटर्स हैं, है ना, तो उसमें निकल कर आया कि वार्ड नंबर 18 के अंदर हैरत अंगेज कर देने वाली बात है कि 38,119 वोटर्स हैं, 38,119 जो वोटिंग लिस्ट प्रकाशित हुई जी, उसमें जो वोटर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है वो 38,119 38,119 वोटर्स हैं वार्ड नंबर 18 के अंदर। और इसका जो पॉपुलेशन का जो डेटा है हमारे पास, जो टोटल पॉपुलेशन है, सॉरी ये पॉपुलेशन थी हमारे पास 38,119 की पॉपुलेशन थी, ये जो जनगणना। अच्छा, जो अभी आप बता रहे जी, ये जनगणना थी, मेरे से मिस्टेक होगी। और जो वोटर्स हैं, वोटर्स इन्होंने दिए हैं 38,238 38,238 कुल वोटर हैं 18 वार्ड में। हाँ जी। और 38,119 पॉपुलेशन, 19 की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जी। पारस जी, एक सवाल ये आएगा कि एक तो जनगणना की जो बात आप कर रहे हैं, पॉपुलेशन, वो उसका आधार क्या है जो आपने लिया है? कैसे आप कह रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन वहां है? देखिए, क्या इसका कोई डेटा, ऑथेंटिक डेटा है आपके मेरे पास ऑथेंटिक डेटा है, ये आरटीआई से डेटा हमने लिया हुआ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से हमने ये डेटा जो है लिया हुआ है और ये सरकारी डेटा है मेरे पास। ठीक है जी, जिसके अंदर वार्ड नंबर 18 की जो इन्होंने हमें जो पॉपुलेशन बताई हुई है वो 38,119 बताई हुई है, और कल जो इन्होंने वोटर लिस्ट पब्लिश करी है उसमें 38,238 की वोटर्स की संख्या थी। ये हो सकता है कि एक साल में तादाद बढ़ गई हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब जो ग्रोथ रेशो है पूरे हिंदुस्तान की अगर 1.60% ग्रोथ रेशो है तो इस पर्टिकुलर वार्ड की 100% से ज्यादा ग्रोथ रेशो होगी, तब जाकर ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक बात और सवाल लेंगे, क्या ये जो समस्या है केवल 18 वार्ड में ही आप देख रहे हैं या अल्टीमेट जो 46 वार्ड है उनमें कहीं ना कहीं? ये तो हर जगह ही है। देखिए, रूल कहता है कि भाई 2 वार्ड्स की जो पॉपुलेशन है या जो उनके इलेक्टर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है वो 20% से ज्यादा का डिफरेंस
डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 20% का डिफरेंस हो सकता है, वो हो सकता है, उसे मान्य कर लेंगे। उसको वो मान्य है। लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो वार्ड नंबर 18 के अंदर जो हाईएस्ट इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जी 100.31% का, यानी कि 100% से ज्यादा जो है आपके पॉपुलेशन, अगर आपकी 100 है तो आपके 103 जो हैं वो आपके इलेक्टर्स आ गए, ठीक है जी। इसी तरीके से वार्ड नंबर अगर हम देखते हैं 25 में, उसमें लगभग 97% वोटर्स हैं, यानी केवल 3% ही उसके अंदर ऐसे बच्चे हैं जो 0 से लेकर और 17 वर्ष के 18 वर्ष, 17 वर्ष तक के मतलब उतने हैं, 18 से नीचे वाले जो हैं, ठीक है। और इसी तरीके से वार्ड नंबर 24 है जिसके अंदर लगभग 91% लोग जो है वो वोटर्स हैं, और बाकी के केवल 8-9% ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते। और इसी तरीके से फिर वार्ड नंबर 6 है जिसके अंदर लगभग 88% लोग हैं, वो सब वोटर्स हैं, और उसमें बच्चों की संख्या कम है। तो ये बड़े ही मतलब आप समझ लीजिए ऐसे विचित्र से फिगर्स हैं। और अगर मैं कम की बात करूं तो वार्ड नंबर 38 है, 38 नंबर वार्ड है, जिसके अंदर केवल 47% लोग हैं जो वोट दे सकते हैं, बाकी सब बच्चे बाकी सब के सब बच्चे हैं, है ना। मतलब इससे आप कह रहे हैं कि ये डेटा सही नहीं है। ये डेटा मैं क्या कह रहा हूँ सतपाल जी, ये तो कोई भी आदमी जिसके पास थोड़ी सी भी अगर मैं कहूँगा गणित समझने की या एक सामाजिक समझ होगी, वो तो कोई भी बता सकता है कि भाई इस तरीके से 1-2% का तो समझ में आता है, भाई 1-2% का समझ में आता है कि चलो भाई ठीक है 60% हमारे पास, मान लीजिए कि हम कहते हैं भाई 60% हमारे पास वयस्क हो गए, 40% हमारे पास जो है वो बच्चे हो गए या नॉन वोटर्स हो गए बेसिकली, है ना। तो लेकिन इसके हिसाब से जो इन्होंने दे रखा है कि जो खासतौर से जो वार्ड नंबर 18 जो हैरत अंगेज कर देने वाली बात है कि जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए उनको भी इन अधिकारियों ने वोट रूपी जो आशीर्वाद है वो दे दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ जो आपकी सबसे पहली मांग थी कि ईमानदारी से फेयर इलेक्शन हो जाए, फेयर एज पर द एक्ट, एज पर द रूल करवाया जाए, एज पर द रूल हो जाए, वो नहीं हो रहा है क्योंकि जब वोटिंग लिस्ट में ही गड़बड़ी है, या तो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी है या तो फिर पॉपुलेशन में गड़बड़ी है, डेटा में गड़बड़ी तो है, और गड़बड़ी है तो फिर फेयर तो हो नहीं सकता। तो इसको लेकर जो है हमें लगता है कि हमें इसके अंदर कानून का सहारा लेना चाहिए जिससे कि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। फिर वही सवाल आएगा कि आप कानून का सहारा लेंगे जी, मामला अटकेगा एक बार फिर। भाई अटकेगा, देखिए मैं फिर से वही बात कहूंगा कि भाई इलेक्शंस अनफेयर इलेक्शंस होने से की बजाय, बायस्ड इलेक्शंस होने की बजाय, प्रिजुडिस्ड इलेक्शंस होने के बजाय इलेक्शंस ना हो वो बेहतर है ना। तो भाई अधिकारी अपना कमान संभालें और वो जैसे चला रहे हैं निगम को चलाएं, लेकिन कम से कम इलेक्शन जो है वो नॉन फेयर प्रैक्टिसेस जो है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है उसमें नहीं होने चाहिए। पारा जी एक और आधार आप बताएं, थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को कि जो पॉपुलेशन निकाली गई जी उसका आधार क्या है निकालने का, क्योंकि वैसे तो सेंसस होता नहीं है, अब ये निगम कराती है अपने आधार पे, तो क्या आधार रखा जो अभी प्रॉपर्टी आईडी को लेके बात हुई? ऐसा होता है जी कि जो इनका इनिशियल जो रूल था, जो अभी तो इन्होंने 2023 में हमारे कोर्ट में जब हम लोग गए थे इसको लेकर, जो इनकी पॉपुलेशन काउंटिंग जो हुई थी उससे पहले जो आधार होता था वो ये होता था कि भाई जो सेंसस की जो पॉपुलेशन है, जो सेंसस जो हिंदुस्तान के पूरे लेवल पर जो डेटा आता है 2011 का सेंसस जैसे है हमारे पास, 21 का अभी डेटा आया नहीं है अभी तक, तो उसके आधार पर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ एरिया इंक्लूड या एक्सक्लूड करें, या फिर सरकार चाहे, स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्पॉट सर्वे करवा सकती है। स्पॉट सर्वे का मतलब डोर टू डोर सर्वे, घर घर जाकर हेड काउंट, खुद काउंटिंग करा ले और काउंटिंग कराए और उसको आधार मानकर अपना जो है इलेक्शंस को कराए। क्या ये निगम ने कराया? निगम ने कराया, एक कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था, डीएमआर के इन्फोटेक को ठेका दिया था इन्होंने काम करने का। डीएमआर के इन्फोटेक के जो क्रेडेंशियल्स थे वो क्रेडेंशियल्स भी अपने आप में जो संदेह के दायरे में थे, क्योंकि उनका जो पिछला एक्सपीरियंस था वो मॉड्यूलर किचन बनाने का था, वो टीन शेड बेचने का काम करते थे। उनकी दिल्ली उत्तम नगर में कंपनी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर थे कोई मॉड्यूलर किचन बनाते थे उनको टेंडर दे दिया, उनको दे दिया कि भाई आप इसको करो, और 1,60,00,000 का टेंडर दिया था। और उसको फिर बाद में बढ़ाकर इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसको 1 करोड़ की एस्केलेशन दे दी। जब हमने इस चीज की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में मांगी तो उन्होंने फिर उसका आधार चेंज कर दिया। तो आधार जो चेंज किया, उसका जो बेसिस चेंज किया वो इन्होंने कर दिया परिवार पहचान पत्र। इन्होंने कहा जी जो परिवार पहचान पत्र FIDR बोलते हैं जिसको, फैमिली ID रिपोजिटरी, ठीक है जी, तो उनके आधार पे हम ये डेटा को उसके आधार पे हम करेंगे। तो जितने, अब फिर प्रश्न उठा के भाई फैमिली ID तो सबकी नहीं बनी है, तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी फैमिली IDs
और जितने इलेक्टर्स हैं, यानी कि जो पिछला इलेक्शन हुआ है, जैसे मान लीजिए विधानसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें जितने वोटर्स हैं, तो अगर हमें पॉपुलेशन निकालनी है तो हम फैमिली आईडी को काउंट करेंगे टोटल, क्योंकि उसके अंदर तो सारे जो भी परिवार के सदस्य हैं उन सबका डेटा आ जाता है फैमिली आईडी के अंदर। और इसी तरीके से आपने वोटर्स निकाले, और वोटर्स जितने हैं, जितने इलेक्टर्स हैं, उसका 140% कर दिया, 140%। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर 100 वोटर्स हैं तो 140 की पॉपुलेशन मानी जाएगी। तो 140 निकाला और फिर देखा कि वहां पर फैमिली आईडीज कितनी बनी हुई हैं। अगर फैमिली आईडी का डेटा ज्यादा आता है, फैमिली आईडी का डेटा फर्ज कीजिए कि 150 आ गया, तो पॉपुलेशन 150 मानी जाएगी। अगर फैमिली आईडी का डेटा कम है तो 140 मानी जाएगी, विच एवर इज हाईएस्ट। यानी कि फैमिली आईडी के डेटा में और इलेक्टर्स के 140% का जो नंबर आता है, उन दोनों नंबर्स के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं फैमिली आईडी का नंबर और जो 140% करके नंबर आया, उन दोनों नंबर्स में से जो ज्यादा नंबर होगा उसको ये पॉपुलेशन का आधार माना। पारस, इसमें आशंका आपकी क्या है? मतलब आपको क्या लगता है, ये जानबूझ के ये कर रहे हैं या इसमें लेक ऑफ नॉलेज है या लापरवाही, क्या मतलब इसको? नहीं, मुझे तो लगता है लापरवाही है। और मुझे लगता है कि क्योंकि जैसे कोर्ट ने इनको बोला जो भाई तुरंत इलेक्शन कराने के लिए, उससे पहले तो अधिकारी गण जो हैं वो शायद इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे होंगे, या उनके शायद प्रायोरिटी पर नहीं रहा होगा ये जो चीज़ है इसको करना, या फिर हो सकता है मंशा ही ना रही हो फेयर इलेक्शंस कराने की। अब एक सीधा सा सवाल आपसे लें, इस मामले को लेके आप क्या करने वाले? क्या आप इनको कंप्लेंट, कोई अपना जो शिकायत है वो इनको देंगे, या अपना विरोध दर्ज कराएंगे, या आप कोर्ट जाएंगे, या इलेक्शन होने देंगे इसी परिस्थितियों में? क्या क्या देखिए, सबसे पहले क्योंकि लिस्ट आई है कल शाम को ही आई है लिस्ट है, तो कल शाम को ही हमने इसको बैठ के थोड़ा इसका मिलान किया था। तो अभी तो हम कल से तो केवल क्या कर रहे हैं, इसमें आपके माध्यम से और जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम इसका जन जागरण कर रहे हैं। पहली बात तो कि भाई लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई इनके साथ क्या गलत हो रहा है। सबसे पहला काम पब्लिक अवेयरनेस का है जी। उसके बाद फिर हमने साथ साथ ही इलेक्शन कमीशन को भी हमने इसमें चिट्ठी लिखी है कि भाई ये इसके अंदर त्रुटि है, इसको ठीक कर दिया जाए। हमने अपने काफ़ी सारे साथियों को बोला है कि इसको ठीक कराने के लिए। तो क्या ये पारस जी ये माना जाए, जिस सवाल की खोज हम कर रहे हैं, लोग हमसे बार बार सवाल पूछते हैं, उनको लगता है कि पत्रकार हैं, मीडिया में सारी खबरें इनके पास होती हैं, हर सुबह शाम फोन आता है, सर अब की बार चुनाव होंगे क्या? अब क्या पारस जी क्या कह सकते हैं, क्या चुनाव होंगे या फिर टल जाएंगे? नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं इलेक्शंस हो, और हम तो इसमें भी कह रहे हैं कि भाई सरकार इसको ठीक कर दे। और हम क्यों जाएंगे लिटिगेशन में, क्योंकि देखिए लिटिगेशन में जाने में समय भी लगता है, संसाधन भी लगता है, पैसा भी लगता है, तो हम ऐसा काम क्यों करेंगे? पारस जी, आप फरीदाबाद की बहुत चिंता करते हैं, पहले भी आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ अलग अलग लड़ी हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं होने से फरीदाबाद का नुकसान लगातार हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि ये बार बार इस तरह के मामले में उलझ जाना, फिर लेट हो जाना, सीधा सीधा नुकसान तो फरीदाबाद का ही है? मैं तो इसमें सतपाल जी यही बात कहूंगा कि देखो, जैसे मैं आपसे पहले भी चर्चा में कह रहा था कि भाई अगर किसी को बेटी ब्यानी है तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई किसी भी क्रिमिनल से ब्याह देगा या किसी भी ऐसे व्यक्ति से ब्याह देगा जो उसके लिए सुयोग्य वर नहीं है। भाई कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढता है ना जी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि भाई विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो, लेकिन जो है कि विवाह और उपरांत जो बिटिया है वो सुखपूर्वक रहे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि भाई सुयोग्य वर होना चाहिए। अब हम चाहते हैं इलेक्शंस हो, लेकिन वो फेयर इलेक्शंस हो। अभी जनता की जो परेशानी है उससे ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी जनता की अगर इलेक्शन इस तरीके से हो जाते हैं। तो पारस जी, हमें इस सवाल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा कि ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आप देखिए, हम तो चाहते हैं इलेक्शंस हो, मुझे लगता है सरकार की भी मंशा है इलेक्शंस कराने की, लेकिन बस हम तो यही बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि सरकार जो है वो फेयर इलेक्शंस करा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है इलेक्शंस के अंदर। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।